हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। बहुत बहुत स्वागत है लर्निंग जोन के इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सौरभ यादव और मैं आप लोगों को फिजिक्स की क्लासेस में अभी लेने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि 11th नीट में सबसे इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक जो टॉपिक होता है दैट इज वेक्टर्स। तो अपने फिजिक्स की शुरुआत या फिजिक्स के लेक्चर की शुरुआत हम इस छोटे से चैप्टर दैट इज वेक्टर्स एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ में शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर में या इस टॉपिक में हम कुछ इस प्रकार से डील करेंगे कि हर एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को हम बड़े आसानी से समझने की कोशिश करेंगे और जो भी टाइप यहाँ पे कंसेप्ट है उसके बेसिस में हम न्यूमेरिकल्स अप्रोच अपनी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बिल्कुल बेसिकली बात करेंगे वेक्टर्स सबसे पहले होता क्या है। तो जो भी हमारे पास में फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, अब आप पूछेंगे फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, तो ऐसी ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर कर सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज के नाम से जानते हैं। जैसे ही सपोज मैंने कह दिया लेंथ, लेंथ को मैं किस में मेजर कर सकता हूं, मीटर स्केल से मेजर कर सकता हूं, एक टेप से मेजर कर सकता हूं, मास को मेजर कर सकते हैं, टाइम को मेजर कर सकते हैं किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनका हम मेजरमेंट कर सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। यस, फिजिकल क्वांटिटीज को बेसिकली हमने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट हमारे पास में होगा स्केलर क्वांटिटी एंड सेकंड हमारे पास में होगा वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास में ओनली मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे स्केलर क्वांटिटीज। जैसे यहां पे लिखा हुआ है, सबसे पहले हम स्केलर्स के बारे में डील करेंगे कि स्केलर्स होता क्या है। तो क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड बट इट इज नॉट रिलेटेड टू एनी डायरेक्शन, मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसके पास में मैग्नीट्यूड तो है लेकिन डायरेक्शन नहीं है, उनको हम क्या बोलेंगे, स्केलर्स के नाम से जानेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया मास, मास मास एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास में मैग्नीट्यूड तो है। सपोज मैंने कह दिया 5 kg, लेकिन 5 kg कहने का क्या मतलब है, मैंने उसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया। मैग्नीट्यूड कहने का क्या मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ उसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू मैंने बताई, मैंने उसकी यूनिट बताई, मास। ठीक है, उस मास का कोई भी डायरेक्शन नहीं होगा। उसी प्रकार से मैंने कहा स्पीड, तो स्पीड भी हमारे पास में कैसी क्वांटिटी है, एक तरीके से स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट टेम्परेचर कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। एनर्जी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो स्केलर क्वांटिटीज, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्केलर क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंटेड एज नंबर्स। जैसा मैंने आपको बताया, स्केलर क्वांटिटीज को हम किससे मेजर करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर्स के द्वारा। सपोज मैंने कह दिया 5 मीटर, मैंने कह दिया 2 मीटर पर सेकेंड, स्पीड कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड, लेकिन उसका डायरेक्शन मैंने स्पेसिफाई नहीं किया। इसका मतलब कि वह जो क्वांटिटी है वो कैसी क्वांटिटी है, वह क्वांटिटी हमारे पास में एक स्केलर क्वांटिटी होती है। वहीं पे हम समझ सकते हैं कि स्केलर क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंटेड एज नंबर्स एंड हेंस इट कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। तो नंबर्स हमारे पास में पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, इसलिए हम क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटीज को हम नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डैश डैश डैश, इस तरीके से। क्लियर है पॉइंट इतना। स्केलर्स आर एडेड, स्केलर्स को हम ऐड कर सकते हैं, हम इन्हें सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, हम इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि हम बेसिक अलजेब्रा में करते हैं। जैसे हम बेसिक अलजेब्रा में करते हैं, मतलब कि जैसे मैंने देखा कि 2 + 3 5 होता है, -2 + 3 1 होता है। समझ में आ रहा है क्या? जैसा हम बिल्कुल अलजेब्रा में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, सेम उसी प्रकार से हम स्केलर क्वांटिटीज को भी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज को समझने के बाद नेक्स्ट अब बारी आती है वेक्टर्स की। तो वेक्टर्स में हम किस प्रकार से समझते हैं वेक्टर्स को। वेक्टर्स मतलब कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास में मैग्नीट्यूड तो है, जिनके पास में मैग्नीट्यूड तो है एज वेल एज उनके पास में डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास में मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कि वो ओबे करते हैं लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को ओबे करने वाला
होना चाहिए। फिजिकल क्वांटिटी लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को ओबे करना होने वाला होना चाहिए। इसका मतलब कि वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी के पास में मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन वह वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है या ओबे नहीं कर रहा है, तो ऐसी क्वांटिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहलाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल करंट, मैंने कह दिया करंट के पास सपोज हमने कहा कि इस डायरेक्शन से एक करंट आ रहा है, कितना एम्पियर का करंट है, सपोज कि 2 एम्पियर का करंट है। इस डायरेक्शन से एक करंट आ रहा है फॉर एग्जांपल कि 3 एम्पियर का करंट है, तो यहां से टोटल करंट कितना जा रहा होगा, 5 एम्पियर करंट जा रहा होगा। अगर मैं इस 2 एम्पियर और 3 एम्पियर के बीच का अगर मैं एंगल बदलता हूं तो भी हम देखेंगे कि इसके मैग्नीट्यूड में या रिजल्टेंट में कोई भी बदलाव नहीं आने वाला। इसका मतलब क्या हो गया कि करंट के पास में डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, समझ में आ रहा है क्या, लेकिन वो वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को सेटिस्फाई नहीं करता है। इसलिए हम करंट को, जो विद्युत धारा या करंट जो होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वेक्टर क्वांटिटी नहीं लेते हैं। उसे हम कौन सी क्वांटिटी बोलते हैं, वो तीसरी क्वांटिटी होती है दैट इज टेंसर क्वांटिटी। उसके बारे में हम अभी डील नहीं कर रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो हमने क्या देखा, अभी हमारे पास में वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होंगी जिनके पास में मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन भी हो रहा होगा। नेक्स्ट, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कह दिया डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, मोमेंटम है, फोर्स है, इंपल्स है, वेट है, थ्रस्ट है, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी एक्सेट्रा। तो ये सभी की सभी क्वांटिटीज कैसी हैं, हमारे पास में वेक्टर क्वांटिटीज है। क्यों है वेक्टर क्वांटिटी? क्योंकि इनके पास में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो भैया ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास में मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन भी होता है, उन्हें हम कौन सी क्वांटिटीज कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। क्लियर है पॉइंट इतना? चलिए, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट अब बात आती है कि वेक्टर्स को हम ज्योमेट्रिकली किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब कभी भी हम ज्योमेट्रिकली वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम ऐसे एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। एरो का जो हेड होता है वो हमें बताता है कि वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, और जो पीछे वाला हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं टेल। तो टेल से हेड की तरफ में, मतलब कि ये हमें वेक्टर के डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर रहा होगा, और वहीं पे इस एरो की जो लेंथ होने वाली है वो किसे शो करेगा, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को शो कर रहा होगा। ध्यान देंगे, फिर से समझते हैं। वेक्टर जब मैंने यहां पे बनाया तो हम उसे एक एरो से बनाएंगे। वो एरो जो होगा, इसका जो हेड होता है वह वेक्टर के डायरेक्शन को स्पेसिफाई करता है, और इस एरो का जो मैग्नीट्यूड इस एरो की जो लेंथ होने वाली है वो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। ये चीज हमें समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट, तो वेक्टर का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हमने देख लिया। फॉर एग्जांपल एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने कह दिया हमारे पास में कोई एक ए वेक्टर है, तो इस ए वेक्टर का जो डायरेक्शन है, देखो वो इस डायरेक्शन पर चलते जा रहा है। वहीं पे मेरे पास में अगर सपोज मैंने कह दिया कि मेरे पास में कोई बी वेक्टर है, ये देखो एरो बनाया, मतलब कि यहां से स्टार्ट होकर के ये इस डायरेक्शन पर चलते जा रहा होगा। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। और वहीं पे अगर मैंने कहा कि इस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, इसका जो एरो का जो लेंथ है वो हमें क्या शो कर रहा होगा, इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को शो कर रहा होगा। वहीं पे इस एरो का जो लेंथ होगा वो हमें क्या शो कर रहा होगा, इस ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को शो कर रहा होगा। आई थिंक सभी को समझ में आ रहा है। वेक्टर को ज्योमेट्रिकली अपन किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। एरो का जो हेड होता है वो हमें शो करता है कि वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, और वहीं पर एरो की जो लेंथ होती है, जो उसकी लंबाई होती है, वो हमें क्या रिप्रेजेंट करवाता है कि एरो का या वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है। इतना समझने के बाद में हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, जैसे कि यहाँ पे आपको फिगर में दिखाया गया है, मान लेते हैं कि हमारे पास में ये ए वेक्टर है। तो ए वेक्टर डायरेक्शन हमें समझ में आ रहा है कि इस डायरेक्शन पर ए जा रहा है, तो ये हो गया ए वेक्टर। इसका जो लेंथ हमें क्या स्पेसिफाई करता है, इसका लेंथ हमें स्पेसिफाई करता है ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को। अगर हम किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में किसी एक स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, स्केलर क्वांटिटी मतलब कि नंबर, किसी नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि ए वेक्टर हमारे पास में था,
इसमें मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया कि वेक्टर का जो डायरेक्शन था उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए, लेकिन वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो गया है, डबल। तो पहले अगर इसकी लेंथ थी l, अभी इसकी लेंथ हो जाएगी कितनी, 2l। अगर 3 टाइम्स कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या? यस। वहीं पे अगर सपोज मैंने इस ए वेक्टर में अगर फॉर एग्जांपल -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब कि ये क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ ए वेक्टर। माइनस ऑफ ए वेक्टर कहने का क्या मतलब है कि ए वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर। ए वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर कैसे निकालेंगे कि भाई देखो यहां पे ये इसका इनिशियल पोजीशन था, अब ये वेक्टर क्या हो गया, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन पर ये मुड़ गया। तो जो इसका पहले डायरेक्शन था उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन पर ये जा रहा होगा। तो मतलब कि हमने जस्ट क्या कर दिया, ए वेक्टर को 180 डिग्री या 180 डिग्री मैंने इसको रोटेट कर दिया। तो इसका डायरेक्शन कितना बदल गया, 180 डिग्री। मतलब कि ये हमारे पास में क्या है, ए वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर हमने यहां पे निकाल दिया। तो जब कभी भी किसी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर हम निकालते हैं तो डायरेक्शन कितना बदल जाता है, 180 डिग्री, 180 डिग्री पूरा घूम जाता है। लेकिन वेक्टर के मैग्नीट्यूड में कोई भी अंतर नहीं होता, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगा लेकिन मैग्नीट्यूड में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। क्लियर है पॉइंट? वहीं पे यदि हम सपोज बात करते हैं कि मेरे पास में, वहीं पे अगर सपोज मैं बात करता हूं 3a वेक्टर, यहां पे प्लस कर लो पहले। अगर मैंने कहा +3a वेक्टर तो आप क्या करोगे, a वेक्टर दिख रहा है, 3 से मैंने अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो नहीं बदलेगा, जो डायरेक्शन a का था वही डायरेक्शन 3a का भी होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। हाँ, वहीं पे अगर सपोज मैंने कह दिया होता -3a वेक्टर, -3a वेक्टर मतलब कि 3a वेक्टर हमारे पास में आ चुका है। अगर मैं माइनस कहता हूं, यहां से, तो जस्ट हम लोग क्या करेंगे, यहां पे इस वेक्टर को अपोजिट डायरेक्शन पर ला देंगे। सो मतलब कि ये क्या हो जाने वाला है, -3a वेक्टर। 3a वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने चेंज नहीं किया, हमने 3a वेक्टर का जस्ट डायरेक्शन जो था 180 डिग्री हमने इसको घुमा दिया। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द नेगेटिव ऑफ वेक्टर, दिस इज द नेगेटिव ऑफ 3a वेक्टर। क्लियर है क्या पॉइंट इतना? तो वेक्टर्स को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी स्केलर क्वांटिटी से अगर मैं उसे मल्टीप्लाई करता हूं तो हम क्या यहां पे एक्सपेक्ट करते हैं या वेक्टर के साथ में क्या चीजें होती हैं, ये हमें समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब इसके बाद में थोड़ी सी अपने को वेक्टर्स में जानना पड़ेगा कि भैया अगर हमारे पास में 2 वेक्टर्स हैं तो उन दोनों वेक्टर्स के बीच में हम एंगल किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो एंगल निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होती है, जो स्टूडेंट यहाँ पे गलती करते हैं, हम क्या देखेंगे, जब कभी भी सपोज 2 वेक्टर्स हमारे पास में है, दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। सपोज ए वेक्टर यहां पर है और बी वेक्टर यहां पर है, दिस इज योर ए वेक्टर एंड दिस इज योर बी वेक्टर। तो अगर मुझे ए और बी के बीच में एंगल फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ए और बी के दोनों के टेल टू टेल ज्वाइन करेंगे। ए और बी को हम कैसे ज्वाइन करेंगे, दोनों को टेल टू टेल ज्वाइन करेंगे। ए का डायरेक्शन नहीं बदलना चाहिए और बी का डायरेक्शन नहीं बदलना चाहिए। तो समय पर देखेंगे दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा होगा, दैट एंगल इज नोन एज दी एंगल बिटवीन दीज 2 वेक्टर्स। समझ में रहे क्या? तो एंगल निकालने के लिए हम वेक्टर्स को क्या करते हैं, दोनों वेक्टर्स को टेल टू टेल ज्वाइन करेंगे, ना कि हेड टू टेल ज्वाइन करेंगे। अगर आपने ऐसा किया, हेड टू टेल ज्वाइन किया, मतलब कि ये हमारा एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, ये ऐसा नहीं होगा। हाँ, अगर सपोज मैं निकालना चाहता हूं, अगर मैंने सपोज हेड टू टेल ज्वाइन भी कर दिया, चलो ये मेरे पास में ए वेक्टर है और ये मेरे पास में बी वेक्टर था, तो अगर मैंने इसको ऐसे ज्वाइन किया, मतलब कि ए के हेड के ऊपर में बी के टेल को रख दिया, तो एक्चुअली में है क्या, ए को आप थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, दोनों के बीच में एंगल हम देखेंगे, ये एंगल जो है वो ए और बी के बीच का एंगल है क्या, नहीं, ये एंगल दोनों के बीच का नहीं होगा। दोनों के बीच का एंगल कौन सा होगा, ये वाला एंगल जो है, दिस एंगल इज दी एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। मतलब ए और बी की डायरेक्शन के बीच में जो एंगल होगा, ए जिस डायरेक्शन पर जा रहा है, बी जिस डायरेक्शन पर जा रहा है, दोनों की डायरेक्शन के बीच में जो एंगल होगा, दैट इज दी एंगल बिटवीन दीज 2 वेक्टर्स। क्लियर है पॉइंट इतना? तो एक स्टूडेंट स्टूडेंट्स जनरली इसमें गलती करते हैं, तो ये आप सभी को समझ में आ गया। भाई इतना समझने के बाद में अब हम यहां पे बढ़ते हैं यूनिट वेक्टर की तरफ।
तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, ध्यान देंगे, यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1। यूनिट वेक्टर मतलब कि अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो मैग्नीट्यूड हम क्या देखेंगे, इसका 1 देखेंगे। किसी भी वेक्टर का, सपोज हमारे पास में एक वेक्टर है ए वेक्टर, इस वेक्टर का अगर मैं यूनिट वेक्टर निकालना चाहूंगा तो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, ए कैप से। ए कैप क्या है, इट इज द यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, ए कैप शुड बी इक्वल्स टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो ए कैप हम कैसे निकालेंगे, ए वेक्टर मुझे पता है और किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड से अगर मैं उसको डिवाइड कर देता हूं तो हमें क्या मालूम चल जाएगा, यूनिट वेक्टर मालूम चल जाएगा। ए वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ये हमें क्या, कैसी क्वांटिटी मिल रही होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी मिल रही होगी। जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जब हम 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हैं तो वहां पे हम डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए जनरली 3 यूनिट वेक्टर्स का यूज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। किसी वेक्टर के डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए अगर मैंने एक्स डायरेक्शन पर जो हम वेक्टर का यूज करेंगे, यूनिट वेक्टर का यूज करेंगे, वो होता है आई कैप, वाई डायरेक्शन में होता है जे कैप और जेड एक्सिस की तरफ में होता है के कैप। तो जहां पे आई कैप क्या है, आई कैप इट इज द यूनिट वेक्टर, आई कैप इट इज द यूनिट वेक्टर along which axis, along the x axis। वहीं पे j कैप क्या होता है, j कैप हमारे पास में यूनिट वेक्टर होता है, कहां पर, along the y axis। y एक्सिस की तरफ में जो यूनिट वेक्टर होगा उसे हम j कैप से रिप्रेजेंट करते हैं और वहीं पे k कैप जो होता है इट इज व्हाट, इट इज द यूनिट वेक्टर, इट इज द यूनिट वेक्टर along the z एक्सिस। तो z एक्सिस की तरफ में जो यूनिट वेक्टर हमें मिलेगा उसे को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम k कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और i कैप, j कैप एंड k कैप के बीच में, मतलब कि यूनिट वेक्टर i कैप और j कैप के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि x एक्सिस और y एक्सिस के बीच का जो एंगल है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि यूनिट वेक्टर अगर मेरे पास में है, अगर यूनिट वेक्टर हमारे पास में है, इसका मतलब कि आई कैप का जो मैग्नीट्यूड होगा, जे कैप का जो मैग्नीट्यूड होगा और के कैप का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सभी के सभी कितना होना चाहिए, 1 यूनिट होना चाहिए। यूनिट वेक्टर कहने का क्या मतलब है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 होता है। और अगर एक्स डायरेक्शन पर मुझे वेक्टर को स्पेसिफाई करना है या इसके डायरेक्शन को बताना है तो उसको मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा, आई कैप से रिप्रेजेंट करूंगा। आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। जे कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। के कैप का कितना होता है, 1। आई थिंक सभी को समझ में आ रहा होगा। यूनिट वेक्टर्स बिल्कुल आसानी से हम समझ सकते हैं कि क्या होता है, ओके। ए कैप इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ओके। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, एंगल बिटवीन वेक्टर्स समझ लिया हमने, यूनिट वेक्टर समझ लिया, और उसके बाद में हम देखते हैं अब वेक्टर्स का एडिशन हम किस प्रकार से करते हैं। तो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इसको हम 3 तरीकों से ऐड कर सकते हैं। पहला जो मेथड होगा हमारे पास में वो होगा ग्राफिकल मेथड। दूसरा हमारे पास में जो मेथड होगा दैट इज द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तीसरा जो हमारे पास में होगा वो होगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पहले ग्राफिकली समझते हैं। जैसे यहां पे हमें दिया गया, मान लेते हैं कि मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का जो भी मास है इस पर हमने 2 फोर्सेस लगाए, 8 न्यूटन एंड 10 न्यूटन। लेकिन हमको क्या समझ में आ रहा है, दीज 2 वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स मतलब कि दोनों का डायरेक्शन कैसा है, सेम है। तो जब कभी भी किसी बॉडी पर हम 2 पैरेलल वेक्टर्स लगा रहे हैं तो उस समय पर हम देखेंगे कि ये दोनों वेक्टर्स आपस में क्या हो जाएंगे, डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, दोनों डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। तो इस पर टोटल फोर्स कितना लग रहा होगा, टोटल फोर्स लग रहा होगा 10 + 8 मतलब कि 18 न्यूटन। 18 न्यूटन मतलब कि डायरेक्शन यहां पे नहीं बदला लेकिन मैग्नीट्यूड यहां पे क्या हो गया, बदल गया। मैग्नीट्यूड, 2 वेक्टर्स अगर सेम डायरेक्शन पर लग रहे होंगे तो वेक्टर्स का जो एडिशन होगा मैग्नीट्यूड जस्ट सिंपली ऐड हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। वहीं पे अगर सपोज मैंने 10 न्यूटन यहां पर लगाया और 8 न्यूटन को मैं इस डायरेक्शन पर अगर लगा रहा होता हूं तो मैं अगर यहां पर देखता हूं कि रिजल्टेंट मेरे पास में कितना मिलेगा। तो रिजल्टेंट कैसा मिलेगा, जो ज्यादा फोर्स है कितना हो जाएगा,
10 न्यूटन, और ये अपोजिट डायरेक्शन पर जा रहा है तो -8 न्यूटन। कितना हो जाएगा भाई? 2 न्यूटन। तो रिजल्टेंट फोर्स जो लग रहा होगा, जो ज्यादा फोर्स है, देखो क्या मिला? पॉजिटिव मिला। तो जिसको मैंने पॉजिटिव लिया, इसको मैंने पॉजिटिव लिया, इसको मैंने क्या लिया? नेगेटिव लिया। ठीक है, तो रिजल्टेंट का भी डायरेक्शन हमारे पास में क्या होने वाला है? आर इक्वल टू कितना? 2 न्यूटन। किस डायरेक्शन पर? लेफ्ट से राइट की तरफ में। कुछ समझ में आया क्या? रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स। क्लियर है पॉइंट इतना? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बाद में। अब यहां पे हम मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या समझेंगे? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को हम यहां पर समझते हैं। तो यहां पे सपोज कैसे यूज करना है ट्राइंगल लॉ को, वो हम इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे। पहला पॉइंट हम देखते हैं, मेरे पास में एक वेक्टर दिया गया ए और एक वेक्टर दिया गया बी। किसी भी प्लेन पर अगर हमारे पास में दो वेक्टर्स लाई कर रहे हैं, उन दोनों वेक्टर्स को यदि मुझे ऐड करना है, तो ऐड करना है तो हम कैसे ऐड करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मुझे ऐड करना हुआ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो सबसे पहले मैंने किस वेक्टर को लिखा है? ए वेक्टर को लिखा है। तो हम क्या करते हैं? ए वेक्टर को यहां से उठाते हैं बिना डायरेक्शन चेंज किए और बिना मैग्नीट्यूड चेंज किए। ध्यान देते हैं, यहां पे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड थोड़ा सा बड़ा बना लो, इसका मैग्नीट्यूड और ये मैग्नीट्यूड दोनों बराबर होना चाहिए। बी मैग्नीट्यूड जो हमारे पास में है, बी का मैग्नीट्यूड भी बदलना नहीं चाहिए, तो ये बी वेक्टर है। ए वेक्टर को उठा करके मैंने यहां पे रख दिया, दिस इज योर ए वेक्टर, दिस इज योर ए वेक्टर। सपोज दिस पॉइंट इज ओ, सपोज दिस पॉइंट इज ओ, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी। ध्यान देंगे, ओ ए बी। ए वेक्टर क्या है? ओ ए वेक्टर जो है उसको मैं ए वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और ये जो वेक्टर अपने पास में है, ये मेरे पास में क्या है? बी वेक्टर है। जब कभी भी हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करते हैं, सबसे पहले मैंने किसको ले लिया यहाँ पे? ए वेक्टर। ए वेक्टर के हेड पे जिसे ऐड करना है, तो पहले वाला वेक्टर जो है उसके हेड पे हम लोग क्या करेंगे? बी वेक्टर को लगा देंगे। तो ये हो गया हमारे पास में ए वेक्टर। ए वेक्टर के हेड पे मैंने बी वेक्टर को लगा दिया। समझ में आ रहा है क्या? अब ए के टेल को और बी के हेड को जोड़ दो, ये हमारे पास में क्या मिल जाएगा? दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। अगर मैंने यहां से ओ से बी की लेंथ फाइंड कर ली, तो ये हमें क्या मालूम चल जाएगा कि इसके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा। तो इसको निकालने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? इस ए वेक्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ा लो, और इस बी वेक्टर से, यहां से बी पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। इस पॉइंट को सपोज मैंने नामकरण कर दिया सी। तो ये कैसा ड्रॉप किया? एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ए को मैंने आगे बढ़ा दिया। समझ में आ रहा है क्या? आपको क्या समझ में आ रहा है कि ए जो है वो इस डायरेक्शन पर जा रहा था और बी जो है इस डायरेक्शन पर जा रहा था, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स? मान लेते हैं कि ए और बी के बीच का एंगल ये होगा। अभी हमने वही सीखा था कि दो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल होता है वो हम कैसे निकालेंगे? ए के डायरेक्शन और बी के डायरेक्शन के बीच का जो एंगल होगा वही एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कहलाता है। तो ये हो गया हमारे पास में एंगल थीटा। एंगल थीटा हो गया। नाउ हमें क्या करना है? हमें कैसे भी करके OB की लेंथ निकालनी है। तो OB की लेंथ निकालनी है तो हम क्या कह सकते हैं? इन ट्राइंगल OBC, OBC में आपको क्या दिख रहा है कि एंगल C जो अपने पास में है वो 90 डिग्री है। तो इसका मतलब कि इस वाले ट्राइंगल में हम क्या यूज कर सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? मीन्स हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर, बेस मीन्स OC स्क्वायर प्लस कितना? परपेंडिकुलर स्क्वायर मीन्स CB स्क्वायर। क्लियर है पॉइंट? ठीक है भाई, CB स्क्वायर। अच्छा, O से B जो अपने पास में है, इसे हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इसे हम कर रहे हैं R से रिप्रेजेंट, और इसी की वैल्यू हमें क्या करनी है? इसी की वैल्यू हमें क्या करनी है? फाइंड करनी है। OC की वैल्यू कैसे निकालोगे? OC जो है वो O से A प्लस A टू C, दिख रहा सभी को? तो O टू A प्लस A टू C, ये किस क्या हो गया आपका? OC हो गया। प्लस कितना? CB, तो CB का स्क्वायर। अब नेक्स्ट चैलेंज जो हमारे सामने में आता है कि O से A जो है वो तो A वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, प्लस लेकिन A टू C जो है ये लेंथ कैसे निकालेंगे? ये लेंथ कैसे निकालेंगे? और C टू B जो है ये कैसे निकालोगे? समझ में आ रहा है क्या? तो उसके लिए हम वापस से ABC ट्रायंगल में देखते हैं।
इन ट्राइंगल ए बी सी। यहां पे जब मैंने देखा तो एंगल सी मुझे क्या मिल रहा है 90 डिग्री, मतलब कि ये ट्राइंगल भी हमारे पास में कैसा बन रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है और यहाँ पे एंगल थीटा है, तो मैं कह सकता हूं कि थीटा के सामने वाला साइड ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। तो यहां से अगर मैं लिखना चाहूं तो साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है सी बी और हाइपोटेनस कितना है ए बी। ठीक है भाई। तो अगर मैं यहां से सी बी की लेंथ निकालना चाहूं तो सी बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा। ए से बी जो है वो हमारे पास में क्या है, एक्चुअली में तो बी का मैग्नीट्यूड है। क्या है ये, बी का मैग्नीट्यूड। तो ए बी को मैं क्या लगा सकता हूं, बी। तो दिस विल बिकम बी साइन थीटा। सी बी की वैल्यू कितनी आ गई, सी बी की वैल्यू आ गई बी साइन थीटा। सी बी की वैल्यू आ गई बी साइन थीटा। ठीक है, सी बी की वैल्यू आ गई कितनी, सी बी की वैल्यू आ गई बी साइन थीटा। चलिए देख लेते हैं, यहां पे नोट कर देते हैं। तो सी बी हमारे पास में कितना आ गया, बी साइन थीटा आ गया। उसी प्रकार से अगर मैं नेक्स्ट कहता हूं यहां से कि भाई अगर मैं कॉस थीटा निकालता तो, अगर मैं कॉस थीटा निकालता तो क्या मिलता मुझे, बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस कितना है इस ट्राइंगल में, ए सी, ए सी, और हाइपोटेनस कितना है मेरे पास में, हाइपोटेनस है ए बी। ओके, तो ए टू सी जो है वो मिल गया कितना, ए बी कॉस थीटा। कितना मिल गया, ए बी कॉस थीटा। क्लियर है पॉइंट इतना। ए बी की वैल्यू वापस से कितनी मिल गई मुझे, बी कॉस थीटा। तो ए सी की वैल्यू मेरे पास में कितनी आ गई, बी कॉस थीटा आ गई। क्लियर है क्या पॉइंट। यहां पे आ जाते हैं वापस से। तो ए से सी का जो लेंथ था वो मेरे पास में कितना आ गया, देखो तो बी कॉस थीटा। समझ में आ रहा है। अब इस वाले फॉर्मूला में वापस से पुटअप कर देते हैं दोनों की वैल्यूज को। इस वाले फॉर्मूला में दोनों की वैल्यूज को वापस से पुटअप कर देते हैं। तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना मिल रहा है, ए प्लस ए सी। ए प्लस ए सी की वैल्यू कितनी है, बी कॉस थीटा, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस सी बी की लेंथ कितनी है, सी बी की लेंथ है बी साइन थीटा, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। यहां पे देखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, प्लस हो जाएगा यहां से बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां से ए स्क्वायर, इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में अगर मैंने बी स्क्वायर कॉमन निकाला तो बच रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और भैया बेसिक 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 यहां पे हमें पता है, बेसिक हमें यहां पर पता है। क्या पता है बेसिक, हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो क्या मिल गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। समझ में आ रहा है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये किसके बराबर मिला मुझे, आर स्क्वायर के। एक बार वापस से आ जाओ यहाँ पे। तो आर स्क्वायर जो हमने देखा सॉल्व करने के बाद में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा मिल गया, प्लस कितना मिल गया, 2ab कॉस थीटा मिल गया। तो जल्दी से फटाफट निकाल दो यहां से, आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कितना कॉस थीटा। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो यहां से हमने आर की वैल्यू निकाल दी। आर की वैल्यू मतलब कि दिस इज व्हाट, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। कैसे निकालते हैं, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने निकाल दिया, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड हमने निकाल दिया। फॉर्मूला आ रहा है ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है, यस। नेक्स्ट इसमें हमें एक पॉइंट और निकालना रहेगा कि जो वेक्टर आर हमारे पास में आया है, जो रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास में आया है, ये कितने एंगल पर है, मतलब ए और बी दो वेक्टर्स हमारे पास में है। तो ए से कितने एंगल पर हमारा रिजल्टेंट वेक्टर मिल रहा है, तो ए वेक्टर से रिजल्टेंट निकालना है। इसका मतलब कि हमें ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर से कितने एंगल पर, मतलब ये वाला एंगल मान लो, ये एंगल हमारे पास में कितना अल्फा। तो अगर मैं ये एंगल निकालना चाहता हूं, अगर मैं ये एंगल निकालना चाहता हूं तो हम क्या करेंगे, वापस से इसी ट्रायंगल में आ जाते हैं। ठीक है, नाउ
नेक्स्ट एक साइड हेडिंग लिखेंगे, एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड ए वेक्टर। मतलब कि रिजल्टेंट वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का जो कोण है, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर से कितने एंगल पर जा रहा है, तो वो एंगल अगर मुझे निकालना है तो हम क्या करते हैं, आप देख लो, इस वाले ट्राइंगल में, किस वाले ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ओ बी सी, ये है एंगल हमारे पास में, और ये एंगल कितना है, 90 है। तो ओ बी सी ट्राइंगल कैसा है, एक तरीके से ये राइट एंगल ट्राइंगल है। क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इन ट्राइंगल, यहां पे लिख लिया मैंने, इन ट्राइंगल ओ बी सी एंगल सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, इसका मतलब कि फिर से हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर सकते हैं। ये वाला एंगल अगर मैंने लिया अल्फा, इसके जस्ट सामने वाली साइड जो सी बी होगी वो हो जाएगी परपेंडिकुलर, और ओ सी ये हो जाएगी बेस। ओ सी का लेंथ कितना है, ए प्लस बी कॉस थीटा। समझ में आ रहा है क्या? तो tan अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो लिख सकते हैं हम यहां से कि tan अल्फा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर मतलब कि सी बी, और बेस मतलब कि ओ सी। समझ में आ रहा है क्या? सी बी की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, निकाला था हमने बी साइन थीटा, और ओ सी की वैल्यू कितनी है, ए प्लस बी कॉस थीटा। So therefore the value of tan alpha becomes b sin theta upon a plus b cos theta. ठीक है, tan alpha is equals to what, b sin theta upon a plus b cos theta. तो इस तरीके से अगर मैं अल्फा निकालना चाहता हूं, सो अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा भाई, b sin theta upon a plus b cos theta. This is what, this is the alpha angle. अल्फा एंगल क्या है, अल्फा एंगल जो है वह रिजल्टेंट वेक्टर का ए वेक्टर से एंगल है। समझ में आ रहा है क्या? वहीं पे अगर सपोज आपको पूछता है कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो बी वेक्टर से कितने एंगल पर होगा, तो बी वेक्टर से निकालना है, तो ए और बी के बीच का एंगल आपको पता है कितना है, थीटा। तो अगर सपोज मुझे ये एंगल निकालने के लिए कह रहा है, देखो हमें क्या पता है, हमें पता है कि ए और बी के बीच का एंगल कितना है, थीटा। समझ में आ रहा है क्या? अगर आपको बी और आर के बीच का एंगल निकालने के लिए बोलेगा तो हम क्या कर देंगे, थीटा माइनस अल्फा कर देंगे। थीटा माइनस क्या कर दोगे, अल्फा कर दोगे। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन हम कुछ इस प्रकार से करेंगे। ओके, दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। इसके बाद में सेकंड नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे पास में आता है जो इंपॉर्टेंट है, हमने अभी जो फाइनली हमने हमें यहाँ पे नोट करके लिखना है वो ये है कि रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला हमने बनाया, ये आप याद रखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, वहीं पे जो हमने यहां पर प्रूफ किया, tan अल्फा इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा, tan अल्फा इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये दो चीजें हमने यहां से क्या कर ली हैं, प्रूफ कर ली हैं। मतलब कि बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ये हमने प्रूफ कर लिया। अब सोचना है कि दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है वो मैक्सिमम कब हो जाएगा। ये पहला पॉइंट आप याद रखेंगे, ये दूसरा पॉइंट आप याद रखेंगे। ठीक है, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम रिजल्टेंट कब मिलेगा, ध्यान देंगे। इस वाले केस में मैक्सिमम कब मिल पाएगा, यदि हमारे पास में दो वेक्टर्स क्या हो रहे होते हैं, बिल्कुल सेम डायरेक्शन पर लग रहे होंगे। इफ द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स इज जीरो, और हम कह सकते हैं कि ए वेक्टर इज पैरेलल टू द बी वेक्टर। अगर दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल होंगे, इसका मतलब कि दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री। तो उस समय पर अगर मैं रिजल्टेंट निकालूं तो देख लेते हैं कितना मिलेगा। ए के जगह में ए लगा दो, बी के जगह में बी लगा दो, प्लस 2ab cos 0। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और cos 0 अपने पास में हो गया 1। यहां से हमको समझ में आ रहा है बेसिक एकदम, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, तो
ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो बेटा स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा, कैंसल। क्या बचा आपके पास में, ए प्लस बी। एंड दिस इज द केस ऑफ मैक्सिमम रिजल्टेंट, एंड दिस इज द केस ऑफ मैक्सिमम रिजल्टेंट। तो मतलब कि अब सोचो कि कभी अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हो, दो लोग फोर्स लगा रहे हैं, एक लगा रहा है P, एक लगा रहा है Q, और आप मैक्सिमम फोर्स उस बॉडी पर लगाना चाहते हैं, इसका मतलब कि आप दोनों का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी आप देख पाएंगे कि मैक्सिमम फोर्स उस बॉडी पर लग रहा होगा। क्लियर है क्या पॉइंट, आर मैक्स। नेक्स्ट केस, पॉइंट नंबर 3 था ये। पॉइंट नंबर 4 में आते हैं। इफ अगर सपोज मैंने कह दिया कि एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स इज 90 डिग्री, एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स इज 90 डिग्री, और अगर मैंने कहा कि ए वेक्टर जो है वो बी वेक्टर पर परपेंडिकुलर है, क्या है, ए वेक्टर जो है बी वेक्टर पर अगर परपेंडिकुलर होता है तो हम क्या देखेंगे, रिजल्टेंट हमारा क्या मिलेगा हमें, रिजल्टेंट आर इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला में पहले पुटअप करके देख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा अपने पास में 0, तो पूरा टर्म हो गया 0। तो क्या बच रहा है सिर्फ और सिर्फ हमारे पास रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या बच रहा है हमारे पास में, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर 90 डिग्री कभी भी दो वेक्टर्स होते हैं तो उनका रिजल्टेंट बिना कुछ सोचे समझे हम लोग क्या कर देंगे, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट केस, फिफ्थ केस, यदि थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाए, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो जाए, 180 कहने का क्या मतलब है, 180 डिग्री कहने का क्या मतलब है, दोनों वेक्टर्स जस्ट अपोजिट हो जाए, मतलब कि अगर ए वेक्टर इधर है, ए वेक्टर का डायरेक्शन ये है और बी वेक्टर का डायरेक्शन ये है, तो हम देखेंगे दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना डिग्री है, दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना डिग्री है, 180 डिग्री है। उस समय पर जो रिजल्टेंट हमारे पास में मिलेगा, आर इज इक्वल टू, चेक करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 डिग्री, और याद रखेंगे कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, कितनी होती है, -1 होती है। तो रिजल्टेंट हमारे पास में आ जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस 180, कॉस 180 -1 हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, कॉस 180 -1, तो क्या आ गया यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2ab। यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये बच जाएगा हमारे पास में a माइनस बी। तो इस केस में जो हमारे पास में रिजल्टेंट हमें मिल रहा है वो मिनिमम रिजल्टेंट मिल रहा है। देखो a माइनस बी कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, a माइनस बी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो केस होता है, दिस इज द केस ऑफ आर मिनिमम a माइनस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। 3 केसेस देखे आपने। ठीक है, ये सभी के सभी 5 केसेस जो है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एडिशन ऑफ वेक्टर्स में से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहला हमने देखा रिजल्टेंट निकालना, दूसरा हमने देखा रिजल्टेंट का एंगल निकालना, डायरेक्शन निकालना, तीसरा हमने देखा आर मैक्स 90 डिग्री, और उसके बाद में आर मिनिमम। तो भैया आपको यहाँ पे समझना क्या है, समझना ये है कि यदि दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। अगर एंगल 0 डिग्री हुआ तो उस समय पर मतलब क्या समझ में आ रहा है, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। दोनों का डायरेक्शन यदि सेम होगा तो रिजल्टेंट कैसा मिलेगा, मैक्सिमम। रिजल्टेंट कैसा मिलेगा, मैक्सिमम। जैसे यहां पे दिख रहा है आपको, दो वेक्टर्स का डायरेक्शन अगर सेम होता है या पैरेलल होते हैं, इसका मतलब कि रिजल्टेंट कितना मिल रहा होगा, मैक्सिमम। अगर 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री मतलब कि देखो ये ए वेक्टर हो गया और ये हमारे पास में बी वेक्टर हो गया, दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हमने यहां से देख लिया दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो दोनों का रिजल्टेंट हमारे पास में रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट इतना, यस। चलिए उसके बाद नेक्स्ट केस करते हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी
सेम अगर आपने ट्रायंगल लॉ समझ लिया है तो सेम यहां पर भी हम करेंगे, सेम तरीके से समझेंगे। जब हम ट्रायंगल कर रहे थे तो हमने क्या देखा था कि यदि मुझे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर था, पहले मैंने ए वेक्टर बना लिया और उसके बाद फिर मैंने क्या कर लिया, इसके हेड के ऊपर में मैंने बी वेक्टर बना लिया। ठीक है, ये था ट्रायंगल लॉ में। पैरेललोग्राम लॉ में हम क्या करेंगे, अगर मुझे दो वेक्टर्स को ऐड करना है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, सबसे पहले मैंने क्या किया, जो पहले है क्या निकालना है हमें, ए वेक्टर, फिर प्लस करना है किसको, बी वेक्टर को। तो पहले मैंने किसको बनाया, ए वेक्टर को, फिर मैंने किसे बनाया, बी वेक्टर को। अब इसमें पैरेललोग्राम में हम क्या करते हैं, दोनों वेक्टर्स के टेल को एक साथ रखते हैं। ट्रायंगल में क्या करते हैं, जो पहले है उसके हेड के ऊपर में दूसरे वाले का टेल लगाते हैं। समझ में आ रहा है दोनों में डिफरेंस? यस। तो ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर। नाउ ए वेक्टर के पैरेलल बी के हेड से ए वेक्टर के पैरेलल में ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इतना ही हम लोग क्या कर देते हैं, एक वेक्टर यहां से ड्रॉ कर लेते हैं। क्या कहा मैंने, बी के हेड से ए के पैरेलल में ए के मैग्नीट्यूड के बराबर सेम वेक्टर, इसका जस्ट यहां पे आप बना दो, ये हो जाएगा हमारे पास में ए वेक्टर। ये क्या है, एक तरीके से पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। ठीक है, उसी तरीके से ए के हेड से बी वेक्टर के पैरेलल और सेम मैग्नीट्यूड का हमने यहां पर एक वेक्टर बना दिया। ठीक है, क्लियर है पॉइंट इतना? तो ए वेक्टर और बी वेक्टर जहां पर मिल रहे होंगे, इसको हम कॉमन टेल से ज्वाइन करेंगे, तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट। ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट। क्लियर है पॉइंट इतना? ये हमें क्या दे देगा, रिजल्टेंट दे देगा। सेम तरीके से अब फिर क्या करते हैं, अगर मैं यहां से ओ बी, ये पॉइंट है ओ, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, हमने क्या कर दिया, बी से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया सी के ऊपर में। ठीक है, अच्छा, और देखो अगर सपोज मैंने कहा कि ए और बी के बीच का जो कोण है, मतलब एंगल है, ए और बी के बीच का जो एंगल है वो कितना है, थीटा। क्या है भाई, ए और बी के बीच का जो एंगल है वो कितना है, थीटा। देखो एंगल निकालने के लिए हम दोनों को टेल टू टेल ज्वाइन करते हैं या दोनों के डायरेक्शन के बीच में एंगल देखते हैं, तो कितना दिख रहा है यहाँ पे, थीटा। अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। क्लियर पॉइंट? और जैसा हमने पहले ट्रायंगल में देखा कि अगर ये एंगल थीटा है, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, तो ये लेंथ हम निकाल सकते हैं कितनी, ये लेंथ हम निकाल सकते हैं कितनी, बी, यहाँ पे ये बी है तो बी कॉस थीटा हो जाएगा, और ये लेंथ कैसे निकाल सकते हैं, बी साइन थीटा हो जाएगा। सेम एज इट इज ओ बी सी, इस वाले ट्रायंगल में बात करता हूं तो सेम तरीके से हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। आर इज इक्वल्स टू दिस, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना, ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, दिख रहा है आपको, ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, प्लस कितना हो जाएगा, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो सेम तरीके से आपके पास फॉर्मूला भी सेम आ रहा है, यहाँ पे चेक कर लो। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस थीटा, सेम फॉर्मूला आपको मिल रहा होगा, दिस इज रूट ओवर कितना, आर। तो आर की वैल्यू जो हमें मिल रही है वो कितनी मिल गई, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। सेम, क्लियर है क्या पॉइंट, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। मतलब ट्राइंगल से जितना हमने पढ़ा था सेम वही, सेम टू सेम। क्लियर है पॉइंट इतना? यस। नाउ अगर सपोज मैंने कह दिया कि इससे अगर मैं निकालना चाहता हूं कि बताओ, बता दो मुझे जल्दी से कि आर वेक्टर के बीच में और ए वेक्टर के बीच में कितना एंगल होगा, आर वेक्टर के बीच में और ए वेक्टर के बीच में कितना एंगल होगा, तो ये एंगल होगा, ये एंगल सपोज मैंने ले लिया अल्फा। तो अल्फा tan अल्फा कैसे निकालोगे आप, tan अल्फा कैसे निकालोगे, दिख रहा है आपको, तो tan अल्फा इज इक्वल टू कितना, परपेंडिकुलर अपॉन कितना, बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर हमें दिख रहा है b साइन थीटा और बेस हमें दिख रहा है a प्लस बी कॉस थीटा, बेस हमें दिख रहा है a प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है भाई, क्लियर है इतना पॉइंट? चलिए, तो आई थिंक आप सभी को वेक्टर एडिशन बिल्कुल समझ में आ गया होगा, बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे
नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, एक बार सभी चीज़ों को हम रिवाइज कर लेते हैं, जितना भी चीज़ें मैंने पढ़ाया है अभी तक का वेक्टर एडिशन में। तो एडिशन में हमने बेसिकली देखा क्या फॉर्मूला, कि रिजल्टेंट का फॉर्मूला जो अपन निकालते हैं वो हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और जो हमारे पास में एंगल मिलकर के सामने आता है दिस इज व्हाट, ये हो जाता है बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा। ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकेंड पॉइंट, ठीक है। तीसरा पॉइंट हमने क्या देखा कि इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, उस समय पर हमें मैक्सिमम रिजल्टेंट मिलता है और वैल्यू मिल जाती है आर मैक्स की कितनी, ए प्लस बी। वहीं पे फोर्थ पॉइंट हमने देखा कि यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है उस समय पर रिजल्टेंट हमें मिलता है कितना, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सही है। तीसरा केस, फिफ्थ केस, अगर हमने कहा थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री तो रिजल्टेंट हमारे पास में मिल जाता है कितना, मिनिमम। मिनिमम और मैग्नीट्यूड कितना होता है उसका, a माइनस बी। क्लियर है पॉइंट, क्लियर है पॉइंट। तो भाई एडिशन ऑफ वेक्टर्स में जो बेसिक और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सभी के सभी हमने देख लिए। तो आज की क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ इतना ही करते हैं। अगली क्लास में हम इस वेक्टर एडिशन का कुछ न्यूमेरिकल्स लेकर के सामने आएंगे और साथ ही साथ हम वेक्टर का सब्ट्रैक्शन भी देखेंगे। एडिशन हमने सीख लिया, सब्ट्रैक्शन अगली क्लास में हम देखेंगे और देखेंगे कि उसके बेसिस में न्यूमेरिकल्स किस प्रकार से बनते हैं। तो अगर आप बिल्कुल वीडियोस में, अब आपके पास में जो लेक्चर्स यहाँ पे एक सीक्वेंस में आपको मिलते चले जाएंगे, और तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे अगर आप सारे लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं तो आपका जो कंसेप्ट है बहुत अच्छे तरीके से बिल्डअप होता चला जाएगा। ये मैं एश्योरेंस आपको देता हूँ। तो बट लेकिन करना क्या पड़ेगा आपको, बिल्कुल एक सीक्वेंस में लेक्चर को देखना है, कोई कभी भी मिस नहीं करना है। अगर मिस करोगे, कोई कंसेप्ट मिस हो जाएगा तो आगे कहीं ना कहीं आपको तकलीफ हो सकती है। ठीक है, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। कल की क्लास में नेक्स्ट जब वीडियो आ जाएगा तो वहां पर हम इसके न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। तो न्यूमेरिकल्स में आप ये कर सकते हो कि आपने जो पढ़ा है क्या आपसे वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर आपको ये जो मैंने आज करवाया है अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो बिल्कुल ध्यान से उसको पढ़ना है। ओके, चलिए तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन।